नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं देश में होने वाले चुनाव के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में और उसमें होने वाली हिंसा के बारे में, कैसे शुरू होती है हिंसा। साथ ही साथ बात करने वाले पश्चिम बंगाल में चल रहे पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा के बारे में, पंचायत चुनाव के बारे में भी बात करेंगे और उसमें होने वाली हिंसा, कैसे हो रही है हिंसा, एक दूसरे पे कैसे मर रहे हैं आरोप, इस बारे में सारी बातें करेंगे। और कौन होता है पश्चिम बंगाल हर बार ट्रोल, लगातार हिंसा होती है और उसमें होता है ट्रोल। पश्चिम बंगाल क्यों चाहती है सरकारें पश्चिम बंगाल को वहां के चुनाव, पंचायती चुनाव को जीतना, विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो जो आप सबसे पहले उसको देख पाएं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को डिस्कस करें। इससे पहले जान लेते हैं कि चुनाव कैसे होता है, भारत में चुनाव कैसे होता है। भारत जब से आजाद हुआ तब से यहाँ पे राजशाही शासन को खत्म करके एक लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। शाही शासन में राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, वंशानुगत प्रणाली नहीं चलती है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वहाँ हर जो एक निश्चित समय अंतराल होता है उसके बाद सरकार बदल जाती है। यानी कि वहाँ जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र पर चीजें राजाओं पर निर्भर नहीं करती हैं, वहाँ की प्रजा पर निर्भर करती है, वहाँ की चीजों पर निर्भर, वहाँ की जनता चुनती है कि हमारी सरकार कौन होगी। और एक निश्चित समय अंतराल होता है कि वो सरकार दोबारा आएगी या नहीं, वहाँ पर राज करेगी या नहीं करेगी। यानी वहाँ जो सरकार चलाएगी वो कौन सी पार्टी होगी, कौन सा बंदे होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं जनता पर। लोकतंत्र राष्ट्र सरकार में सरकार कौन चलाएगा, सरकार का जनता चुनती है और ये भी बताती है कितने समय के लिए आपको चुना गया है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि सरकार सही तरीके से नहीं चली तो आपको हटा दिया जाएगा। इन सारी चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, उसे संविधान कहते हैं। संविधान में एक चीज लिखी गई है। भारत में चुनाव भारतीय चुनाव आयोग कराता है, राज्य चुनाव आयोग पंचायती चुनाव को कराते हैं, जबकि भारतीय चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा जैसी चुनावों को भी कराता है। इन चुनाव आयोग पिछली सरकार के कार्यकाल समाप्त होने से कुछ समय पहले और नई सरकार के गठन होने के कुछ समय बाद तक भारतीय चुनाव आयोग सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है और वहां पर आचार संहिता लागू कर देता है। जहां भी चुनाव होना होता है वहां आचार संहिता लागू होती, पूरी चीजों को अपने हाथ में ले लेता है। वहां पर सरकार की एक भी नहीं चलती, चाहे जिस ऑफिसर को, चाहे जिस अधिकारी को, चाहे जहां ट्रांसफर कर सकता है भारतीय चुनाव आयोग, पूरी चीजें उसके कंट्रोल में होती है। कह सकते हैं कि प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले लेता है। वहां पर आचार संहिता लागू करके धारा 144 लागू करता है और जिस तरह से चाहता है उस तरह से अधिकारियों को तबादला कर देती है। सरकार का पूरा कंट्रोल वहां के प्रशासन से, वहां की जनता से, वहां की पूरी तरह से शासन से हट जाता है। यानी नई सरकार जब तक गठन नहीं हो जाती तब तक के लिए सरकार वहां पर कुछ नहीं कर सकती। चुनाव आयोग जब तक उन्हें चीजें नहीं सौंपता है, होते उनके साथ मिलकर के वहां के एक नियम बनाता है, एक चीजें बनाता है, चीजें तरह बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे वोटिंग होनी होती है। मतगणना के स्थल भी बनाए जाते हैं, कई सारे मतगणना, और एक निश्चित समय पर मतगणना होती है। वहाँ के जो अधिकारियों के साथ बूथों को देखता है, वहाँ का निरीक्षण करता है और संवेदनशील बूथों को संवेदनशील घोषित करता है। वहाँ पर केंद्रीय बलों, स्थानीय पुलिस की तैनाती। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव में आखिर हिंसा स्टार्ट कैसे होती है, चुनाव में हिंसा शुरू ही क्यों होती है और कैसे होती है हिंसा, इस बात पर बात करेंगे। फिलहाल चुनाव में हिंसा और उनके समर्थकों के बीच ज्यादातर विचारों को न मिलने के कारण हिंसा होती है। हर एक पार्टी जीतना चाहती है, एक पार्टी को हराना चाहती है। हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में है और सत्ता किसको प्यारी नहीं होती। सत्ता जो होती है वो एक ऐसा नशा है कि वो एक बार अगर चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेता है। चुनाव आयोग चुनाव कराने से पहले वहां पर नामांकन तारीख तय करता है। जब नामांकन तारीख तय होती तभी से हिंसा स्टार्ट हो जाती है। नामांकन तारीख तय करता है कि इस तारीख तक उम्मीदवार यहाँ पर नामांकन कर सकता है। नामांकन जैसे ही स्टार्ट होता है उसके कुछ दिन बाद एक तारीख तय की जाती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच आप उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकता है। अगर बाई चांस उसका मन बदल गया, चुनाव नहीं लड़ना है, तो नामांकन वापस भी ले सकता है। चुनाव आयोग ये भी तय करता है कि कितने बूथों पर कहाँ पर चुनाव होंगे और किस किस तारीख को चुनाव होंगे, किस तारीख को मतगणना होगी, किस तारीख को चुनाव होगा, किस तारीख को चीजें होंगी, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये सारी चीजें चुनाव आयोग डिसाइड करता है। चुनाव अलग अलग तारीखों पर अलग अलग बूथों पे होता है। अगर पूरी मतगणना तभी स्टार्ट होती है जब वोटिंग पूरी हो जाती है। वोटिंग पूरी होने के बाद मतगणना एक साथ स्टार्ट होती है। कई अलग अलग जगहों पे मतगणना होती है, वहां पर पुलिस की तैनाती करता है और कई चीजें अपने कंट्रोल में रखता है। मुख्य रूप से हिंसा चुनाव के नामांकन पत्र जैसे ही स्टार्ट होते हैं, नामांकन भरना स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। नामांकन भरना उम्मीदवारों को एक पार्टी को दूसरी पार्टी नामांकन ना करने के लिए धमकाती है, उस पर हिंसा करती है। कई तरह से उस पर दबाव बनाए जाते हैं, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता है, नामांकन ना करने की धमकी दी जाती है, उस पर हमला होता है। कई तरह से चीजें बंद। अगर उम्मीदवार नामांकन कर भी देता है तो उसको वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जाता है, उसके जान माल को धमकी दी जाती है कि और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को, या एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को। लगातार सत्ता में आने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। पूरी चुनाव में जब सारे उम्मीदवार बराबर के होते हैं तो उनमें चुनाव जो होता है वहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। कई बार हिंसा जो होती है
जाति मामलों पर भी होती है। जाति हिंसा जो है बदला लेने के भाव से भी स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्ट होती है तो इस कदर होती है कि कोई कंट्रोल नहीं होता कहाँ तक जाएगी, कोई किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। जो पुलिस बल होता है, जो प्रशासन होता है, जो चुनाव आयोग होता है, उसको जरा भी भनक नहीं लगती कि हिंसा किस लेवल तक जा सकती है और ये हिंसा कहाँ तक जाएगी, कोई अंदाजा नहीं है। जब चुनाव में सारे उम्मीदवार बराबर के होते हैं, यानी जब विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, सारे उम्मीदवार सारे बराबर के होते हैं, तब स्टार्ट होता है असली घमासान युद्ध। जात के नाम पर वोट जो है बट जाते हैं, पुरानी रंजिश का बदला लिया जाता है, कई चीजें और भी की जाती हैं। कई बार तो हिंसा इस लेवल तक हो जाती है कि मौत का खेल स्टार्ट हो जाता है। मौत का खेल इस तरह से स्टार्ट होता है कि कोई किसी को मारे दे रहा, कोई किसी पार्टी का किसी को मारे दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी दुश्मनी के कारण मारे दे रहा। वो सारी चीजें चुनाव पर आ जाती है कि चुनाव के में ये ऐसा हो गया, ये इस पार्टी का था तो इस कारण हो गया। लड़ाई जो होती है वो बहुत बुरी कंडीशन तक चली जाती है। कई जगह बूथ जला दिए जाते हैं, कई जगह मतगणना में मतगणना पेटी गायब करने के आरोप लगते हैं, मतगणना जो पेटी होती है उसे गायब कर दिया जाता है, पुलिस बल पर हमला होता है। इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। जो उम्मीदवार होते हैं, जो दल होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और इसी बीच पूरा चुनाव हो जाता है। जब बात आती है कि मतगणना होती है और उसका रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आ जाता है, जो घोषित हो जाता है, तो एक दूसरे पर मरते हैं कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की, वहां पर बूथ जलाए गए, मतगणना करने में कई चीजें गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो एक दूसरे पर ये चीजें मरते रहते हैं, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ना उम्मीदवार, एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को करता रहेगा, कोई भी एक ये नहीं कि जिम्मेदारी ले, ऐसा नहीं है, सारे लोग यही करते हैं। पता नहीं क्यों, जब पूरी तरह से निष्पक्ष हो रहा है, जनता पर सारी चीज निर्भर है, फिर भी क्यों सत्ता। लेकिन सत्ता का नशा एक ऐसा होता ही है कि जो सर चढ़कर बोलता है। आप समझ पा रहे हो, सत्ता में जो एक बार आ गया वो फिर जाना नहीं चाहता। दल होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं, और चुनाव आयोग जब ये चीजें देखता है तो उन चीजों को, वो उन स्थानों को वहां पर संवेदनशील घोषित करता है। वहां पर अतिरिक्त केंद्रीय बल और पुलिस बल को वहां पर हायर किया जाता है और वहां पर तैनात किया जाता है। वहां पर खास निगरानी की जाती है, खास इंतजाम किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल न्यूज में देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव में सरकार इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, आखिर क्या है इसका राज? पंचायत चुनाव में सरकार का इंटरेस्ट लेना, कुछ बात समझ में नहीं आती। आखिर सरकारें क्यों भिड़ जा रही हैं? जो सत्ता वाली सरकार है, जो विपक्ष है, पंचायत चुनाव में इतना इंटरेस्ट आखिर क्यों? कुछ तो बात होगी पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में। पूरी तरह से विस्तार में बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आपको चलना होगा सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। पश्चिम बंगाल में कोई भी पार्टी पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से जीतना चाहती है, आखिर क्यों? कहीं पर भी पंचायत चुनाव सबसे निचले स्तर पर होता है, यानी गांव के लेवल पर होता है। वहाँ प्रधान होते हैं, वहाँ की जो पंचायत होती है उस लेवल पर पंचायती चुनाव होता है। इसके इतिहास के बारे में एक बार नजर डालते तो पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में झगड़ा होता है, वायलेंस है इलेक्शन के टाइम पे। ये बहुत पुराना किस्सा है। जब भारत आजाद होता है, अभी से स्टार्ट कर लेते हैं ना। जब भारत आजाद होता है तो कांग्रेस एक ऐसी इकलौती पार्टी होती है जो पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज्य करती है। कांग्रेस पार्टी केवल पूरे देश में बनाती है सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल में वो एक छत्र राज करती है। तो 20 साल राज कर लेती है, तब एक पार्टी उभर कर आती है, सीपीएम। सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सन 1969 जब सीपीएम कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होती है, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होती तो कांग्रेस को थोड़ी सी चिंता होने लगती है। 1970 1970 से 1977 तक कांग्रेस किसी तरह सत्ता में बनी रहती है, लेकिन सीपीएम लगातार विपक्ष में बने होने के बावजूद उस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। वो लगातार आरोप करती है, उधर से प्रत्यारोप होते हैं, किसी तरह सरकार बनी रहती है कांग्रेस की। कांग्रेस किसी तरह ढर्रा मार के चलती रहती है। कांग्रेस जो यहाँ पे सरकार चला रही होती है उसमें कई बार जो वायलेंस, हिंसा का भी ये प्रयोग करती है। पुलिस बल का पूरी तरह से ये लोग प्रयोग करते हैं सीपीएम को रोकने के लिए कि सत्ता हमारे हाथ में ही रहे, इसलिए दूसरी पार्टी को रोक के रखती है। सीपीएम आखिरकार 1977 वो दौर होता है जब सीपीएम पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को परास्त करती है, यानी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में अपना स्वामित्व स्थापित करती है, सरकार बनाती है सीपीएम। और कांग्रेस को वहां से बुरे दिन शुरू होते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस वहां से सूफड़ा साफ होता है और पूरी तरह से वहां से गायब हो जाती है। तो अब तक आप देखते चले आ रहे हैं कांग्रेस का क्या कंडीशन है, अभी तक आप देख रहे हैं। सन 1970 में कांग्रेस जब वहां सरकार बनाने से चूक जाती है तो वहां से हट जाती है। सीपीएम वहां पर प्रचंड बहुमत से आती है और सरकार बनाती है। सरकार बनाते ही वहां पर कई चीजें जो लागू कर देती है, उसमें भूमि सुधार अधिनियम और चीजें लागू होती है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी लागू करती है। वो लोगों के जो सीपीएम पार्टी होती है, वो वहाँ की जो सरकार होती है, ज्योति बसु जो उसके प्रमुख होते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। अगर जो हम यहाँ की जनता को अपने कवर में कर लेते हैं
तो हमारी पकड़ मजबूत रहेगी और कई दशकों तक हम चल सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो एक बार आ गए, 2 बार आ गए, हर बार थोड़ा ही आएंगे। लेकिन और ये भी जानते हैं कि जो वहाँ के जमींदार हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। सीपीएम जीतते ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करती है, भूमि सुधार अधिनियम लागू करती है और वहाँ की सरकार, वहाँ के जो नीचे स्तर के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ कर लेती है। सरकार उन तक पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार की जितनी सारी योजनाएं होती है सारी वहां तक पहुंचाती है। बीच के लोगों को हटा देती है। वहाँ के लोग होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। एक नया बदलाव उन्हें देखने को मिलता है जो उन्हें कांग्रेस के समय में नहीं मिल रहा था। कांग्रेस टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रही थी, इसलिए वो बदलाव चाहते थे और बदलाव हुआ सीपीएम के रूप में। 1970 में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस और सीपीएम, कांग्रेस बनाम सीपीएम के रूप में, उसमें वायलेंस देखने को मिला। कांग्रेस ने भी सहारा लिया और सीपीएम ने भी सहारा लिया। लेकिन जब 1970 में सीपीएम आई तो सीपीएम ने पूर्ण रूप से चीजों सही तो की, लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो चीजें जो चल रहा था ना पिछले समय से, उसको बरकरार रखा। ये नहीं उसको बंद किया, नहीं, उसको चालू रखा। उसको चालू रखते हुए वायलेंस वहां पर कंटिन्यू चलता रहा। ऐसे कह सकते हैं सीपीएम जो है कांग्रेस के साथ एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। मास्टर स्ट्रोक इस तरह से खेलती है कि वहां के जो जमींदार होते हैं वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं, जो नीचे लेवल के लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ कर लेती है। उनको अपनी तरफ करने के लिए वहाँ की जो थोड़ी सी पावर होती है वो उनको देती है कि जो भूमि रखेंगे वो सीमित रखिए। लेकिन कुछ समय बाद ये सारी चीजें वापस ले ली जाती हैं। इस तरह सीपीएम उन लोगों को अपने ओर करती है और ये करने में पूरी तरह से सीपीएम वहां पर सफल होते हैं कि सीपीएम कुछ समय बाद कांग्रेस का सफाया कर देती है। जब कांग्रेस उसके टक्कर में कोई नहीं होता, यानी कांग्रेस भी नहीं होती है, जब कांग्रेस उसके टक्कर में नहीं होती तो वहां के जो लोगों का निर्णय है, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका निर्णय सीधे पार्टी लेती है। पार्टी, सरकार क्या करेगी इसका निर्णय भी पार्टी लेगी। यानी पार्टी के निर्णय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लोगों की लाइफ में सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी सीपीएम की जो सरकार होती है, जो बंदा बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। पार्टी जो डिसीजन लेगी उसे मानना ही पड़ेगा। और जो वहाँ के समर्थक होते हैं वो गांव-गांव तक चीजों को, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। जहाँ पर उपद्रव हुआ, जहाँ पर अपने अपोजिशन का जैसे हुआ कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है, वहां से वो लोग बुरे बिस्तर बांध लेते हैं, हट जाते थे और चीजें जो है और बिगड़नी शुरू हो गई। पार्टी ने धीरे धीरे अपना जो है वहां पर फायदा देखना स्टार्ट कर दिया और वहां पर वायलेंस को बढ़ावा देने लगी। वायलेंस अपने फायदे के लिए कर रही, जहां पर उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए खड़ा हो जाता वहां से वहां पहले समर्थकों को हटा लेती थी। योजनाओं को फायदा नहीं देती थी। योजनाओं को फायदा देने के लिए वो सारी चीजें समेट लेती थी और वायलेंस को वहां पर बढ़ा देती थी। वायलेंस को जैसे जैसे बढ़ाती गई, धीरे धीरे लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया। 1993 की घटना आती है जब ममता बनर्जी एक जुलूस में शामिल होती हैं। एक तो चौराहे पर सीपीएम के एक कार्यकर्ता उन पर एक आक्रमण करते हैं जो उनके सिर पर लगता है। उसमें ममता बनर्जी मरते मरते बचती हैं। वही ममता बनर्जी जो अब देखने को मिल रहा है वो उस टाइम झेल कर आई हैं। जब ये अपनी चरम सीमा पे थे, जब वायलेंस बढ़ा रहे थे, जब इनको लगा कि अब तो हमारे आसपास कोई है ही नहीं, तब आती है ममता बनर्जी। जो 2007-8 में जब ममता बनर्जी एक पावरफुल रूप में ममता बनर्जी सेव लैंड का मुद्दा उठाती हैं और सीपीएम के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। सीपीएम के खिलाफ तब सीपीएम को लगता है कि हाँ अब तो कोई आया है हमारी टक्कर। इसी खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाती है। 2011 में पूरी तरह से खेल जाती हैं दीदी और वो करके दिखाती हैं जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। यानी कि पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको चेंज करती हैं, यानी कि खुद प्रचंड बहुमत से आ जाती हैं 2011 में और वहाँ की सीपीएम पार्टी को पूरी तरह से साफ कर देती हैं। सत्ता जो है अपने हाथ में लेने के बाद ममता बनर्जी वहां पर लगातार चीजों को एक स्थायी ढंग से सुयोजित करती हैं। लेकिन जो वहाँ वायलेंस होता है कुछ समय तक तो रोकती हैं, लेकिन इसके बाद नहीं रोक पाती हैं। वो बदला ना लेने की एक बात कहती हैं अपने इलेक्शन में, लेकिन वो जैसे ही इलेक्शन जीत जाती हैं और इस बात को भूल भी जाती हैं। यानी सत्ता का नशा ऐसा होता ही है, अरे नशे में चीजें अच्छी भूल जाता है। ये तो एक बात है, ये तो एक चीज हो गई कि ठीक है भूल गया कोई। 2016 में टीएमसी पार्टी यानी ममता जी की पार्टी, ममता जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से आती है, सरकार बनाती है। 2017-18 में सीपीएम बजाय टीएमसी नहीं होता है, पंचायत चुनाव जो होता है उसमें होने लगता है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तब महसूस होता है इनको खतरा कि अब तो कोई हमारे वर्चस्व को हिलाने आ गया है। लेकिन एक बार फिर 2021 में पूर्ण बहुमत से आती है ममता जी। टीएमसी पार्टी ममता के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने में सक्षम होती पूर्ण बहुमत से। हुआ कि बीजेपी हमारे साथ खेल खेल रही, कोई तो टक्कर में है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें से 42 सीटें थी, 42 में से सिर्फ और सिर्फ 22 जीत पाई टीएमसी, जबकि 18 सीटें बीजेपी लेके चली गई। यानी कि वो हिला दिया, ममता जी को हिलाया बीजेपी ने और वहां पर ममता जी की जो जड़ें थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 42 लोकसभा सीटें जो थोड़ी बहुत नहीं होती, ज्यादा होती, 42 सांसद चुन के जाते हैं भाई।
वहां पर वायलेंस का भी सहारा लेती है टीएमसी। वहां जब जानती है कि हम इन बूथों पे हारने जा रहे हैं तो वहां पे वायलेंस का सहारा लेती है, वायलेंस होता भी है और हिंसा एक बार फिर भड़कती है। बीजेपी इन पर आरोप लगाती है, ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। लेकिन 2021 में ममता एक बार फिर से सरकार में आती है और फिर से वायलेंस शुरू होते हैं। यानी सरकार जैसे खत्म होने वाली होती है वहां पर वायलेंस थोड़ा सा कम कर देती है। तो वो आया तो चुपके से, जब चुनाव आया तो चुपके से करी और इसके बाद खुल के वायलेंस होने लग गया और वो मरती हैं जाकर के दूसरी सरकार पे। अगर सन 2023 जो प्रेजेंट टाइम में पंचायत चुनाव चल रहे, इसमें इससे पहले बीजेपी जो है टीएमसी के खेलों को समझ चुकी थी कि टीएमसी खेल क्या खेलती, पूरी तरह से समझ चुकी थी। अब इसमें सवाल ये उठता है क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में टीएमसी यानी ममता जी इसको फेस कर पाएंगी? क्या लगता है आपको? टीएमसी जो उपद्रव होगा इसको रोक पाएगी? सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किए जाते हैं जी, क्यों नहीं करेगा लोग? हर इंसान सत्तारूढ़ पार्टी से यानी जो सत्ता में होती है उससे विपक्ष सवाल करता ही करता है, चाहे कोई भी कुछ भी करके गया हो, लेकिन सत्ता से सवाल करती है जनता। 2011 में जो सीपीएम पार्टी के बुरे दिन स्टार्ट हुए, टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने 2018 में एक बार फिर से पंचायत चुनाव में अपना वर्चस्व लहरा दिया। यानी ममता जी एक बार पूर्ण बहुमत से आई पंचायती चुनाव में आने के बाद में अब जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने कहा गुरु सीपीएम छोड़ो यार, टीएमसी से तो लड़ना है, जाकर के मोदी जी को पकड़ो। मोदी जी को उन्होंने पकड़ा, सीधे सीधे बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी को क्या होता है कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं सीपीएम के वो तो मिल गए, वो ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं, तो उनको वहां की स्थिति के बारे में ज्यादा मालूम है। अब ममता को इस चीज की चिंता हो रही है, आखिर ये लोग इनके साथ चले गए। अब जब ये लोग इनके साथ चले गए हैं तो कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। अब जानकारी है तो ममता जी को इस बात का डर है कि कहीं गुरु अगली पार्टी किसी और की ना हो, कहीं उनकी पार्टी को खतरा तो नहीं, इस बात का कहीं ना कहीं डर है। जो चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी भी काफी अंतर से पीछे रही है, यानी दूसरे नंबर पे रही है। टीएमसी हालांकि टीएमसी ने जीत हासिल की है, अभी तो पूरी तरह से परिणाम नहीं आया है, लेकिन टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है, लगभग सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी तो बीजेपी है गुरु, बीजेपी ने लगातार पीछा किया है और दूसरे नंबर पर बनी हुई है। बीजेपी तो बीजेपी है। अमित शाह का टारगेट है 2024 में 42 में से 35 सीटें जीतने का। सोचिए क्या करने वाले हैं अमित शाह। पार्टी टीएमसी की तो क्या हुआ, दीदी की कहीं ना कहीं जिले जो जड़ें हैं वो कमजोर होती जा रही हैं, इस पे दीदी को ध्यान देना होगा। दीदी इसलिए चिंता भी कर रही हैं। 2023 में जो पंचायत चुनाव हो रहा है इसमें 8 जून को नामांकन भरने की तारीख थी, 8 से 15 तक तारीख थी। 20 तारीख को नामांकन वापस की, 8 तारीख को यहाँ पे चुनाव था और 11 तारीख को मतगणना थी, जिसमें कि जो 8 जून से लेकर अब तक जो घटनाएं हुई है 42 लोग मारे गए हैं। ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है, मतलब एक पंचायती चुनाव में लोग रिवॉल्वर निकाल कर ले आ रहे हैं, लोग जिसे चाह रहे हैं उसे मारे दे रहे हैं, अपनी गंजी से निकाल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। और ये एक बार नहीं है, पश्चिम बंगाल का रिश्ता हिंसा से बहुत पुराना है। हिंसा मतलब चुनाव, चुनाव मतलब हिंसा, समझ सकते हैं इस बात को। लोगों को नहीं दिखता है, सब दिखता है। लेकिन बंगाल में गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, वहाँ नौकरी तो है नहीं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी नहीं है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बढ़ भी नहीं रहा है। पिछले 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, जो थे वो धीरे धीरे जाने की कगार पर हैं। हालांकि कुछ बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ नौकरी नहीं है। वहाँ पर जो गुंडे बवाली हैं थोड़े ही पैसों में मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ हायर कर लिए जाते हैं, कम पैसों में गुंडे बुला लिए जाते हैं, दंगा करा दिया जाता है और सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया जाता है। नुकसान से पीड़ित कौन होता है? किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया, किसी कोई लेडीज मर गई। करना चाहिए आखिर जनता क्या को बताया कि किस तरह से पंचायती चुनाव में पश्चिम बंगाल में स्टार्ट होती है हिंसा, कैसे होता है चुनाव में हिंसा कैसे। 23 का पंचायती चुनाव भी ममता लगभग जीत रही है। बीजेपी है पास में लेकिन जीत नहीं रही है। लेकिन ममता को कहीं ना कहीं ये बात का डर सता रहा है कि धीरे धीरे उनके हाथ से चीजें जा रही, जड़ हिल रही है। तो अब बात आती है क्या करें, लोग भी वहां देख रहे हैं, लोग वहां गरीबी भी है, इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। अब अगर चीजें बढ़ रही हैं तो कुछ तो होगा गुरु, सत्ता पलटेगी कि नहीं पलटेगी, ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक जो है इलेक्शन तो नहीं बनता जा रहा कि धर्म के आधार पर लड़ाई हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। चीजों को सभी देखना होगा। कई स्टेट में कास्ट रिलीजन के नाम पर वोट होते हैं, कास्ट रिलीजन का नाम पर वहाँ पर पार्टियां भी बनती हैं, उपद्रव भी होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। चीजें जो है बंगाल अब पुराने जमाने में जी रहा है अभी भी, और ये कुछ जो स्टेट हैं यूपी, राजस्थान और बिहार, ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, इन चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं कि बूथ कैप्चर कर लिया, बूथ को जला दिया, ऐसी सारी चीजें
और मतदाता पेटी जो होती है उसे गायब कर दिया। चुनाव में बंगाल के जब तक मौत ना हो, जब तक हिंसा ना हो, तो कैसा चुनाव गुरु। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा और आधा अधूरा काम मत करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें सबसे पहले पहुंचे आप तक और आप सबसे पहले देख पाएं। तो नमस्कार।